हाय एंड वेलकम टू दिस सेकंड चैप्टर ऑफ मेट्रोलॉजी। सेकंड चैप्टर है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस चैप्टर को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मेक श्योर कि आप दोनों पार्ट्स देख लो एंड देन आपका ये चैप्टर बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रेशर की। तो स्कूल से हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा हुआ है कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। तो इसमें मैं जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि जो वो फोर्स है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स है। जैसे इस एग्जांपल में अगर फोर्स सीधे ही लग रहा है तब तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये जिस सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। पर अगर ये फोर्स सीधे ना लग के किसी एंगल पे लग रहा होता तो मैं ये वाला फोर्स का कंपोनेंट नहीं लेता, मैं इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेता। ऑल्दो हमारे लिए ये बात इतनी यूजफुल नहीं है, बट बीइंग अ गुड पायलट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर के फॉर्मूले में फोर्स जो है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट है। ओके, तो जो प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो एरिया क्या है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिससे हमारा ये फाइनल आंसर निकल के फाइनल रिलेशन जो है हमारा निकल के आता है एस परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं इस पेन को अपने पाम पे ऐसे पुश करूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रेशर फील होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का एरिया है ये बहुत ही छोटा है। पर अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का एरिया बढ़ा दिया जाए तो अब मैं ज़्यादा फोर्स भी लगा पा रहा हूँ और मुझे उतना प्रेशर फील नहीं हो रहा है क्योंकि एरिया बढ़ गया है। और इसका एग्जांपल आपने ये भी एक देखा होगा कि जो स्कूल बैग्स हम लेके जाते थे, अगर उसका स्ट्रैप बहुत पतला होगा तो आपको ज़्यादा प्रेशर फील होगा अपने शोल्डर पे, लेकिन अगर उसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर कम हो जाता है और बैग्स को कैरी करना ईजी हो जाता है। ऑलराइट, प्रेशर के बारे में हमको इतना जानना काफ़ी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्टैटिक प्रेशर। तो प्रेशर को हमने दो पार्ट्स में आगे डिवाइड किया हुआ है, एक जो है स्टैटिक प्रेशर है और एक डायनेमिक प्रेशर है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि दोनों क्या चीज़ है। स्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एयर मॉलिक्यूल से हमें एग्जर्ट कर रहा है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। कहने का क्या मतलब है, जैसे इस समय मैं रुका हूँ तो इस समय एटमॉस्फेयर मेरे ऊपर कुछ प्रेशर लगा रहा है, इसी प्रेशर को हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये प्रेशर यूनिफॉर्म होता है हर डायरेक्शन में। अगर मेरे ऊपर यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वही प्रेशर मेरे राइट में, लेफ्ट में, हर डायरेक्शन में ये प्रेशर मेरे ऊपर इक्वली लग रहा है। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, ऑल्सो कॉल्ड बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो ये प्रेशर मेरे पे हमेशा ही लग रहा है जब तक मैं अर्थ पे हूँ, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो ये तीन फैक्ट हैं जो आपको स्टैटिक प्रेशर के बारे में ध्यान रखना है। अभी तक ईजी है, कुछ समझने लगा कि इसमें खास ऐसा है नहीं। डायनेमिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डायनेमिक वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है विद रिस्पेक्ट टू जो एयर है अराउंड इट, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स व्हेन ऑब्जेक्ट और एयर इज इन मोशन। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही मोशन में हो सकता है कि आप रेस्ट पे हो और जो एयर है वो मोशन में हो। रिलेटिव वेलोसिटी आप दोनों की कुछ होनी चाहिए मतलब। तो इस केस में जो प्रेशर लग रहा है वो आपका डायनेमिक प्रेशर होता है। इट इज़ एन एडिशनल प्रेशर। इसको एडिशनल प्रेशर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मैं रुका हुआ था तब तो मेरे पास ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे ऊपर लग ही रहा था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा अब डायनेमिक प्रेशर लग रहा है, तो इसलिए इसको हम एडिशनल प्रेशर कहते हैं। इट इज़ एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो। तो इसको आप अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जब भी आप गाड़ी से बाहर हाथ निकालते थे तो आपका हाथ जिस डायरेक्शन में है लेकिन एयर का प्रेशर उल्टी डायरेक्शन में लग रहा था, अगर गाड़ी आपकी आगे चल रही थी तो वो उल्टा आपको प्रेशर फील हो रहा था इस डायरेक्शन में। और इसका दूसरा नाम विंड प्रेशर, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसका नाम बैरोमेट्रिक प्रेशर था स्टैटिक का, तो डायनेमिक प्रेशर का दूसरा नाम विंड प्रेशर होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, प्रेशर एज अ वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे की अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करेगा आपकी। तो बुक में आपको ये लाइन लिखी हुई मिलेगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी लेवल इज ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव इट। तो मैं बहुत अच्छे से आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे आसपास जो एयर है वो मुझ पर प्रेशर लगा रही है, जो एटमॉस्फेयर है मुझ पर प्रेशर लगा रहा है, तो ये प्रेशर एक्चुअली लगा कौन रहा है, वो है वो एयर मॉलिक्यूल जो इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये बात भी समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर आप जहाँ खड़े हो वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा लग रहा है। पर वो प्रेशर किस डायरेक्शन से लग रहा है, हमने अभी पढ़ा था कि वो हर डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे पास हर डायरेक्शन में इक्वली लग रहा है, यानी मेरे आसपास का ये जो कॉलम है एयर का, मेरे ऊपर तक जो ये जा रहा है हाइट में, ये एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से लग रहा है। और अगर मेरे पास एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये प्रेशर भी मेरे ऊपर ज़्यादा लगेगा, और अगर किसी कारण से ये एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो वो क्या सिनेरियो है जिसमें वो एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएं। तो अगर आप डायग्राम में देखो तो ये अगर मेरी हाइट किसी कारण से मैं यहाँ तक पहुँच जाता हूँ ऊपर, तो आप देखो कि जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे की तरफ डेंस थे ज़्यादा और ऊपर आते आते वो कम हो गए। और ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसा क्यों हुआ। ये होता है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ जो है अपनी तरफ
एयर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टुवर्ड द सरफेस ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो अब जो मेरे ऊपर प्रेशर लगाने वाले एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे वाले एयर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, वो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो मेरे अब सराउंडिंग में है या मेरे से अब ऊपर हैं। अगर मैं अपने ऊपर देखूंगा तो ये वो एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो मुझ पर प्रेशर लगाएंगे, ना कि वो जो मेरे से नीचे हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे भी देखो, अगर ग्राउंड पे आप खड़े हो यहाँ पर और अब आपने ऊपर देखोगे और आसपास देखोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 एयर मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे। मान लेते हैं कि ये एयर मॉलिक्यूल्स 1 हेक्टोपास्कल का प्रेशर लगा रहे थे, तो यानी जब मैं ग्राउंड पे था तो मेरे ऊपर 6 हेक्टोपास्कल का प्रेशर लग रहा है। पर अगर यही मैं हाइट में थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ तो अब मेरे पास सिर्फ 4 एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 1 हेक्टोपास्कल का प्रेशर लगा रहे थे। तो मेरे ऊपर टोटल इस समय प्रेशर कितना लगेगा, 4 हेक्टोपास्कल का। और अगर तीसरे सिनेरियो में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो अब मेरे पास केवल 2 मॉलिक्यूल्स है जो मेरे ऊपर प्रेशर लगा रहे थे, तो उस समय मेरे पास 2 हेक्टोपास्कल का प्रेशर लग जाएगा। तो ये इतना ईजी था समझना। अब आगे देख लेते हैं। एज द अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीजेज विद हाइट इन द कॉलम द प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज। वही बात है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हाइट में, एयर कॉलम का जो अंदर एयर मॉलिक्यूल्स थे एयर कॉलम में वो कम होते जा रहे हैं, इसलिए प्रेशर भी कम होता जाएगा। ओके, तो अब हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो आईकाओ ने प्रेशर की यूनिट को हेक्टोपास्कल सेट किया हुआ है, इसको आप एचपीए से डिनोट करते हैं। और 1 हेक्टोपास्कल बराबर होता है 1000 डाइन्स के बराबर। तो यहाँ पे ये डाइन जो यूनिट है मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या। तो डाइन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 ग्राम। यानी एक ब्लॉक ऑफ मास है जिसका वेट 1 ग्राम है। तो अगर इसको मुझे 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलाना हो तो उसमें जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को एक डाइन कहते हैं। और यूनिट ऑफ फोर्स को हम न्यूटन से डिनोट करते हैं, ये आपने पढ़ाई होगा बचपन में भी। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीन सी लेवल पे अगर हम मेजर करते हैं तो 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। इस चीज़ को हम एक बार से भी डिनोट करते हैं। इसको हम 1013.25 हेक्टोपास्कल जो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, और इसको 760 mm ऑफ मर्करी से भी डिनोट करते हैं। और यही अगर इस वैल्यू को इंचेस में कन्वर्ट कर दें तो वो 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी आता है। ओके, तो इस कन्वर्जन का बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इफ़ पॉसिबल इसको याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इज़ टू कन्वर्ट हेक्टोपास्कल इनटू इंचेस वी मल्टीप्लाई हेक्टोपास्कल वैल्यू बाय 0.02953। यानी क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास वैल्यू है हेक्टोपास्कल में, यानी कि ये वैल्यू है मेरे पास मीन सी लेवल पे 1013.25, अगर मुझे इस हेक्टोपास्कल वैल्यू को इंचेस में पता करना है तो मैं इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही आपका पहला होमवर्क है आज की वीडियो का, कि आपको ये वैल्यू को इंचेस में कैलकुलेट करके अपना आंसर फॉर्मेट्स में डालना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है प्रेशर वर्सेस ऑल्टीट्यूड। तो पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मेरा एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है जो प्रेशर है मेरे आसपास वो कम होता जाता है, पर एक डिक्रीजिंग रेट पे। ये जो डिक्रीजिंग रेट है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप मीन सी लेवल पर थे और आप वहाँ से लगभग 600 मीटर ऊपर जाते हो, तो यहाँ पर जिस रेट से डिक्रीज हुआ था वो था 4%, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब अगर 600 मीटर से आप और ऊपर जाते हो 1.5 किलोमीटर तक, तो अब जो आपका डिक्रीजिंग रेट है वो 3% का है। और अगर आप 1.5 किलोमीटर से अब 3 किलोमीटर की हाइट तक जाते हो तो ये रेट घट के 2.5% हो जाता है। तो ये जो नंबर्स हैं आप देख सकते हैं ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो यही है वो डिक्रीजिंग रेट, वो रेट कांस्टेंट नहीं है। ओके, इसके साथ साथ एक ग्राफ और मिलेगा आपको आपकी बुक में, तो उस ग्राफ को भी हम देख लेते हैं। तो जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर आपका प्रेशर डिनोटेड होगा और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर आपकी हाइट लिखी होगी। तो आपके पास कुछ ऐसा एक कर्व आता है इस ग्राफ में। तो ये ग्राफ को एक बार समझते हैं कि जब आप मीन सी लेवल पर थे तो आपका प्रेशर जो है 1 बार है, जो कि हमने पढ़ा था, या फिर हम इसको 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर 1013.25 हेक्टोपास्कल ऑफ प्रेशर। तो अभी इस ग्राफ को समझाने के लिए मैंने इसको 1 बार लेके चला है। तो जैसे जैसे मेरी हाइट इंक्रीज करती जा रही है, आप वाई एक्सिस पे देखोगे हमारी हाइट इंक्रीज कर रही है, और एक्स एक्सिस पे अगर आप देखो तो आपका प्रेशर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और एक हाइट आती है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जब ये प्रेशर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। यानी लगभग 100 किलोमीटर की हाइट पे मेरा ऑलमोस्ट वैक्यूम लाइक सिचुएशन आ जा रही है। और बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि एक पर्टिकुलर हाइट ऐसी आती है जब प्रेशर जो है आधा रह जाता है, जो हमारा मीन सी लेवल पर था। यहाँ पर मेरा प्रेशर 1 बार था और इस जगह वो प्रेशर हाफ बार हो गया है। ये जो हाइट को कोरस्पॉन्ड करती है वो हाइट है 6 किलोमीटर। तो अब अगला सवाल ये आता है
कि 6 किलोमीटर पर ही ऐसा क्यों होता है। तो अब अगर आप याद करो तो हमने पिछले चैप्टर में एटमॉस्फेयर में पढ़ा था कि प्रेशर वेरिएशन विद हाइट, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है 50% ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो कंप्राइज कर जाता है विद इन 6 किलोमीटर। यानी अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो अगर ये है 6 किलोमीटर की हाइट, तो आप देखो कि 6 किलोमीटर के अंदर ही कितने सारा हमारा एयर मॉलिक्यूल्स थे और उसके बाद कितने कम हो गए हैं। तो ऐसा ही होता है रियल वर्ल्ड में भी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 6 किलोमीटर के अंदर ही आधा खत्म हो चुका होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि एट 6 किलोमीटर इट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द वैल्यू एट मीन सी लेवल। दिस इज बिकॉज अप टू 50% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर लाइज विद इन 6 किलोमीटर। जब एटमॉस्फेयर ही हमारा आधा खत्म हो चुका है 6 किलोमीटर पे, तो इसका मतलब जो प्रेशर भी है लगाने के लिए वो भी आधा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही रीजन है कि इस पॉइंट पे सिर्फ आधा ही एटमॉस्फेयर ऊपर बचा हुआ है जो नीचे प्रेशर लगा रहा होगा। तो यानी अगर एक बार का प्रेशर पूरा लगा रहा था तो इस हाइट पे आधा बचा है तो आधा ही आएगा प्रेशर। तो ये रीजन है। ओके, एट 100 किलोमीटर्स प्रेशर इज नेग्लिजिबल एंड कैन बी रिगार्डेड एज वैक्यूम, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि प्रेशर को 1 हेक्टोपास्कल चेंज करने के लिए कितना फीट क्लाइंब करना होगा। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे थे कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं प्रेशर तो कम हो रहा है, पर वो हो कितना रहा है वो हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हम मीन सी लेवल से कितना ऊपर जाएं कि हमारे पास 1 हेक्टोपास्कल का प्रेशर डिफरेंस आ जाए। ओके, ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर तो ये हमारा मीन सी लेवल है तो इससे मुझे हाइट में कितना ऊपर जाना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, मान लेते हैं कि नीचे वाले पॉइंट पर जो प्रेशर था वो 10 हेक्टोपास्कल था और यहाँ ऊपर आने पे वो प्रेशर 9 हेक्टोपास्कल हो गया। तो यानी मेरा प्रेशर डिफरेंस जो आया 1 हेक्टोपास्कल का आया। तो ये चीज़ करने के लिए मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यानी कि ये कितने फीट्स में तय करना पड़ा। तो इसके लिए हम अपने फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो टेम्परेचर है ये वैल्यू होती है आपकी केल्विन में, और जो प्रेशर है वो हम अपने रेफरेंस पॉइंट से डालते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास मीन सी लेवल पर जो टेम्परेचर है वो हमको पता है क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा कि वो क्या टेम्परेचर जो है केल्विन में डालना है हमें। तो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए हम लिखेंगे 15 प्लस 273। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 288 केल्विन। ओके, और अब हमको पता है कि मीन सी लेवल पर जो प्रेशर होता है वो होता है 1013.25 हेक्टोपास्कल। ओके, तो ये दो डेटा मेरे पास आ चुका है। बस इसको अब उठा के हमें फॉर्मूला में डाल देना है। यानी 96 टाइम्स 288 डिवाइडेड बाय जो हमारा प्रेशर था इन हेक्टोपास्कल वो डालेंगे हम 1013.25। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.28, और ये हमारा आंसर फीट्स में आएगा। तो यानी अगर आपको मीन सी लेवल से जो भी वहां पे प्रेशर है 1 हेक्टोपास्कल से कम करना है तो आपको 27 फीट्स ऑलमोस्ट क्लाइंब करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसी चीज को बुक के अंदर आपको कुछ ऐसे समझाया हुआ होगा कि आइसा के हिसाब से 1 हेक्टोपास्कल का प्रेशर चेंज एट डिफरेंट हाइट्स का एक चार्ट वहाँ पे होगा। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 0 किलोमीटर यानी मीन सी लेवल पर हो और आपको 1 हेक्टोपास्कल का प्रेशर डिफरेंस लाना है तो आपको ग्राउंड से 27 फीट ऊपर जाना पड़ेगा। यानी नेट आपने 27 फीट क्लाइंब किया है। और यही मान लेते हैं अगर आप 2000 फीट पर फ्लाई कर रहे थे और अब अगर आपको 1 हेक्टोपास्कल का प्रेशर कम करना है तो आपको 30 फीट ऊपर जाना पड़ेगा। यानी अब आप 2030 फीट पर फ्लाई कर रहे होंगे। एंड ऐसे ही ये चार्ट आपका आगे ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। आई डोंट थिंक अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बुक में नहीं लिखी हुई है। अगर आप इस डेटा पर ध्यान दो तो देखो कि जैसे जैसे आप ऊपर क्लाइंब कर रहे हो, एक ही हेक्टोपास्कल का प्रेशर डिफरेंस हमने यहाँ पर लिया है। तो पहले केस में मुझे अगर 1 हेक्टोपास्कल का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना था तो मैंने सिर्फ 27 फीट ही क्लाइंब किया और मुझे उतना डिफरेंस मिल गया। पर जैसी मेरी हाइट बढ़ी तो अब वो 27 की जगह बढ़कर वो 30 फीट हो गया, और मैं जब और ऊपर गया तो वो 50 फीट हो गया, और जब मैं और ऊपर गया तो एक ही हेक्टोपास्कल का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मुझे 100 फीट क्लाइंब करना पड़ रहा है। तो अगर आप डिफरेंस देखो तो सेम चीज़ पाने के लिए कहाँ मुझे 27 फीट क्लाइंब करना पड़ रहा था और कहाँ 100 फीट क्लाइंब करना पड़ रहा था। तो अगर आप इसका रीज़न सोचने की अब कोशिश करो
तो आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हमारी हाइट ऊपर बढ़ रही थी, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। तो क्योंकि जब हम हाइट में ऊपर बढ़ रहे हैं तो उतने ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं जो हमारे पास 1 हेक्टोपास्कल का प्रेशर उसी रेट से लगा पाएंगे। तो यानी मुझे और हाइट में ऊपर क्लाइंब करना पड़ेगा ताकि मैं ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट कर पाऊँ उतना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ओके, एक फैक्टर और है यहाँ पे कि इफ़ द एयर मास इज वार्मर विल नीड मोर हाइट टू इंक्रीज प्रेशर एंड कोल्डर वुड नीड लेस चेंज ऑफ हाइट। तो सिंपल ये वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर तो एयर वार्म है यानी वो एक्सपैंड ज़्यादा कर गई है तो मुझे ज़्यादा हाइट क्लाइंब करनी पड़ेगी प्रेशर डिफरेंस को अचीव करने के लिए। और अगर एयर मेरी ठंडी है तो डेंस होगी वो और मुझे ज़्यादा हाइट क्लाइंब नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत पास पास है उसमें। ओके, तो अब हम प्रेशर वेरिएशन को थोड़ा और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर 3 एयर मासेस हैं हमारे पास जो कि कोल्ड है, नॉर्मल है और वार्म टेम्परेचर पर है। ये हमारा मीन सी लेवल है तीनों एयर कॉलम्स में और यहाँ पे हमारी हाइट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हमने बस ऑब्जर्व किया है कि अलग अलग हाइट्स पर प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं समझाने को ट्राई करता हूँ आपको। तो बुक में ना आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी दैट प्रेशर एट एनी गिवन लेवल वुड बी मोर इन वार्मर एयर मास देन इन कोल्डर एयर मास। तो उससे वो क्या कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं कि अभी हम मीन सी लेवल पर हैं, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो अगर मैं किसी भी एयर कॉलम में देखूँ कोल्ड, नॉर्मल या वार्म में, मेरे ऊपर मीन सी लेवल पर यानी 0 फीट पर 6 हेक्टोपास्कल का ही प्रेशर लग रहा है। अगर मैं अज्यूम करते हैं कि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये सब 1-1 हेक्टोपास्कल का प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल एयर में भी आऊँ तो यहाँ पे एयर का टेम्परेचर कोल्डर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो थोड़ी बढ़ गई है। पर अगर मैं देखूँ तो अभी भी है तो मेरे पास 6 एयर मॉलिक्यूल्स, तो वो 6 का 6 प्रेशर नीचे मेरे पास 0 फीट पे लग रहा है। और अगर मैं वार्म में भी जाऊँ तो भी मेरे पास 6 ही हेक्टोपास्कल का प्रेशर लग रहा है, ऑल्दो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तीनों केसेस में। पर क्या होगा अगर मैं अपनी हाइट इंक्रीज करता हूँ? तो लेट्स से कि अब अगर मैं खुद को यहाँ एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं कि अब हम जो है उठ के चले जाते हैं 0 फीट से 100 फीट पे। तो अगर इस जगह पर आप नोटिस करो कोल्डर एयर मास में एयर जो थी वो थोड़ी डेंस थी तो वो नीचे एक्यूमुलेट हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एयर के बीच में कम थे तो वो नीचे चली गई। यहाँ पे अब मेरे पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं जो मेरे पास प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, यानी अब मेरे पास 0 हेक्टोपास्कल का प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर मैं यही सेम हाइट 100 फीट में ही नॉर्मल एयर मास में जाऊं तो मैं देख सकता हूं कि मेरे नीचे जो थे वो 2 एयर मॉलिक्यूल्स है वो मेरे नीचे चले गए हैं, पर अभी भी मेरी सराउंडिंग में 4 एयर मॉलिक्यूल्स हैं। यानी यहाँ पर मेरे पास 4 हेक्टोपास्कल का प्रेशर अभी भी लग रहा है, मैं 100 फीट पे ही हूँ। पर अगर मैं कोल्डर एयर मास में होता तो मेरे पास 0 हेक्टोपास्कल का प्रेशर लग रहा था क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स ही नहीं थे मेरे आसपास वो प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। पर वही अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया हूँ तो अभी भी मेरे आसपास कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो टेम्परेचर की वजह से हाइट में ऊपर तक आ गए हैं, जो मेरे पास प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो 100 फीट पे मेरे पास अभी भी 4 हेक्टोपास्कल का प्रेशर यहाँ पे आप देख सकते हैं लग रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम इसी नॉर्मल एयर मास से आगे बढ़ते हैं और वार्मर एयर मास में जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अभी भी मेरे पास 4 हेक्टोपास्कल का ही प्रेशर लग रहा है मेरे पास क्योंकि 4 एयर मॉलिक्यूल्स है। पर क्या हो अगर मैं अपनी हाइट इंक्रीज करता नॉर्मल एयर मास में, तो अब मेरी हाइट जो है वो बढ़कर 200 फीट हो गई है। तो 200 फीट में मैं देख रहा हूँ कि मेरे नॉर्मल एयर मास में सारे एयर मॉलिक्यूल्स जो थे वो मेरे नीचे अब चले गए, मेरे आसपास अब एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो यहाँ पर अब मेरे पास प्रेशर नहीं लग रहा है। पर अगर मैंने एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी अगर मैं वार्मर एयर मास में था, यहाँ पे मेरे पास अभी भी 2 एयर मॉलिक्यूल्स रह गए हैं जो 2 हेक्टोपास्कल का प्रेशर टोटल मेरे ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे राइट में देख सकते हैं। तो अगर अब मैं इन तीनों सिनेरियोस को कंपेयर करता हूँ ऐसे, कोल्डर में मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था ना ही नॉर्मल पे, पर वार्मर एयर मास पे मेरे पास प्रेशर लग रहा था। तो इस डायग्राम से आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपकी हाइट इंक्रीज कर रही है तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सराउंडिंग एयर टेम्परेचर कैसे है आपके ऊपर प्रेशर भी उस हिसाब से अलग लगने वाला है। ऑन ग्राउंड तो सब जगह 6 हेक्टोपास्कल का ही प्रेशर लग रहा है, बट ड्यू टू थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हाइट्स पर हमें अलग अलग प्रेशर परसीव होगा। दिस कॉजेज डिफरेंस इन प्रेशर ड्यू टू हाइट। और एक बात आपको और लिखी हुई बुक में मिलेगी कि द फॉल ऑफ टेम्परेचर इज मोर इन कोल्डर एयर देन इन वार्मर एयर। यानी इससे वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं कोल्डर एयर में था और अगर मैं ऊपर गया तो यहाँ पे देखो कितनी जल्दी मेरा सारा प्रेशर फॉल कर गया, और यही अगर मैं नॉर्मल एयर में होता तो मेरे पास प्रेशर फॉल करने के लिए यहाँ तक ट्रैवल करा, और वार्मर एयर में ये हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी फॉल ऑफ प्रेशर इज मोर इन कोल्डर एयर एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंड वार्मर एयर। तो यही बात आपको बुक में भी लिखी हुई मिल जाएगी। तो आई होप इस डायग्राम की हेल्प से आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट एंड टेम्परेचर। तो इससे आप एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको
प्रेशर दे रखा है 900 हेक्टोपास्कल का। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो 900 हेक्टोपास्कल का प्रेशर है वो हमें अचीव करने के लिए ज़्यादा हाइट चाहिए वार्मर एयर में देन इन कोल्डर एयर। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आइसोबार्स। तो ये एक नई चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी इस चैप्टर में। तो आइसोबार्स क्या होती हैं? तो आइसोबार्स आर द लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर। तो आइसोबार्स एक बार देख लेते हैं कि ना पढ़ना कैसे होता है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास दो रीजन है, यहाँ पे कोल्डर एयर मास है और राइट साइड में वार्मर एयर मास है। तो अभी हमने पिछले एग्जांपल से समझा था कि अगर हमारे पास एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर है तो वो एट हायर हाइट मिलेगी हमें इन वार्मर एयर मास एज कम्पेयर टू कोल्डर एयर मास। ठीक है, तो यहाँ पे वार्मर एयर मास में 100 हेक्टोपास्कल का प्रेशर मुझे इतनी हाइट पे मिल रहा है, पर अगर मैं कोल्डर एयर मास में था तो मुझे इतनी ही हाइट पे मिल गया। तो अब अगर मुझे यहाँ पे आइसोबार ड्रॉ करना है तो बस मुझे लाइन ज्वाइन करनी है जो इक्वल प्रेशर्स पे है। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इक्वल प्रेशर पे है, तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है ये आपकी आइसोबार है। सिमिलरली 900 को अगर मैं 900 से यहाँ ज्वाइन कर दूंगा तो ये हमारा आइसोबार हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, ये होता है हमारा आइसोबार। ओके, तो आप एक चीज़ यहाँ पे एक और लिखी हुई है, इसको पढ़ के ही आप क्लैरिटी आ जाएगी कि आइसोबार्स डिप व्हेन गोइंग फ्रॉम अ हाई टू लो प्रेशर एंड राइज इफ गोइंग फ्रॉम लो टू हाई प्रेशर। बहुत ही एविडेंट बात है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेमीड्यूरनल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसको समझने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, पर आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ को 2-3 बार बुक से भी रीड करो और वीडियोस पढ़ो इस टॉपिक के बारे में। डरा नहीं रहा हूँ, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छे से इसके पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डोंट वरी, आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। तो पहले इस शब्द को तोड़ा मैंने कि सेमी ड्यूरेनल वेरिएशन ऑफ प्रेशर में ये ड्यूरेनल का जो मतलब होता है वो होता है वंस एवरी डे, यानी 24 आवर्स के इंटरवल में कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है। सेमी अगर जुड़ गया तो उसके मतलब उसको 2 बार तोड़ दिया गया, तो यानी 24 को अगर आप 2 बार तोड़ोगे तो अगेन 12 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये नेचुरली जो दिन में 24 आवर्स के इंटरवल में 2 बार फॉल और राइज करता है। बस इसी को हमने अच्छे से समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है और कब कब हो रहा है। ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेचुरली राइजेस एंड फॉल्स ट्वाइस इन अ डे इवन इफ द वेदर रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, और ये होता है हमारा सोलर एटमॉस्फेरिक टाइड की वजह से। तो आपको बुक में ऐसा एक ग्राफ मिल जाएगा। अब इस ग्राफ की तरफ हम आते हैं, पहले समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो जैसे मून की वजह से हमारी टाइड्स अकर करती हैं, वैसे ही जो हमारी सन की हीटिंग है इसकी वजह से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है हमारी अर्थ के ऊपर। वो हमको दिखता नहीं है क्योंकि हमें एयर दिख नहीं सकती है। अब अगर इसके रीज़न की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी सन की हीटिंग की वजह से। ओके, तो सन जो है हमारा एटमॉस्फेयर को हीट करता है, तो ये वार्म जो एयर होती है कि हीटिंग की वजह से वो एयर वार्म हो जाती है तो एक्सपैंड करती है, एक्सपेंशन होता है। दिस क्रिएट्स प्रेशर वेव्स दैट ट्रैवल अक्रॉस द अर्थ। ओके, तो ये जो प्रेशर वेव है ये 2 मैक्सिमास और 2 मिनिमास प्रोड्यूस कर रही हैं। यानी इस कर्व में अगर आप देखो तो आपके पास 2 मैक्सिमा आ रहे हैं और यहीं आपके पास 2 मिनिमा भी आ रहे हैं। अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ ऑल्दो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ट्रॉपिक्स एंड वीक एट पोल्स। तो आपको जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है वो है कि ये प्रेशर लो कब होता है, तो वो होता है सुबह के 4 बजे और शाम के 4 बजे, और हाईएस्ट आता है पीक सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम है और वाई एक्सिस पे आपके पास प्रेशर है। तो अगर आप देखें तो लोएस्ट जो आपका आता है वो आता है 4 बजे के अराउंड, और सुबह 4 बजे के अराउंड और शाम को 4 बजे के अराउंड। और जो वो पीक कर रहा है ग्राफ वो कर रहा है 10 बजे एंड अगेन वो पीक करता है रात को 10 बजे। ये हम प्रेशर की बात कर रहे हैं टाइम के साथ, कि सुबह 4 बजे प्रेशर बहुत कम होगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, सुबह 10 बजे तक वो मैक्सिमम अपनी वैल्यू रीच करेगा, फिर वो अगेन फॉल करता जाएगा और शाम को 4 बजे तक वो लोएस्ट पे चला जाएगा एंड देन अगेन वो रात को 10 बजे तक हाईएस्ट वैल्यू पे अपनी अटेन करेगा। ओके, तो आई थिंक आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। ओके, काफ़ी लोग इस बात को यहीं पढ़ के छोड़ देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पे फैक्चुअल उनके पास डेटा आ चुका है पेपर में, कई बार इससे उनकी हेल्प भी हो जाती है। पर यू बीइंग अ गुड पायलट आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ हो क्यों रही है, इसके पीछे एक्चुअल कारण क्या है। तो अब हम वो स्टडी करने वाले हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि सुबह 4 बजे तो एयर जो है काफ़ी ठंडी होती है, काफ़ी डेंस होती है। तो उस टाइम और दोपहर के टाइम की एयर जो 4 बजे की होगी उसमें तो काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे एयर जो सुबह सुबह होगी काफ़ी ठंडी होगी और जो दोपहर की एयर है वो तो काफ़ी गर्म होगी।
तो इस लॉजिक से टेम्परेचर तो रीज़न नहीं लग रहा है कि ये प्रेशर वेरिएशन हो रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जो एयर सुबह ठंडी थी, वो भी लो प्रेशर क्रिएट कर रही है, और वही एयर जो दोपहर में उससे ज़्यादा गर्म थी, उसकी वजह से भी लो हमारे पास प्रेशर आ रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर इज़ नॉट द ओनली रीज़न हियर, कुछ तो और चल रहा है इसके बीच में। तो अभी तक जो आपने पढ़ा समझा कि ये जो हीटिंग हो रही है अर्थ की सरफेस की और जो एयर की, जो सन की वजह से हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसकी वजह से एयर जो है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है विद टाइम। इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमको जो प्रेशर है वो फील हो रहा है, ठीक है। पर जो सरफेस का टेम्परेचर है, इट इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर जो डिटरमाइन करता है कि हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। अगर आप लेक्चर की स्टार्टिंग पे जाओ तो आप याद करो तो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इज़ नॉट द रीज़न हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द एयर कॉलम अराउंड अस, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर नहीं है जो डिटरमाइन कर रहा है, हमारे ऊपर जो एयर कॉलम है इसमें कितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं, या वो एयर मॉलिक्यूल्स की पोजीशनिंग क्या है, कितनी है, जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। इट इज द वेट ऑफ द एंटायर एयर कॉलम अबव यू। हेंस प्रेशर तभी चेंज होगा जब ये जो एंटायर एयर कॉलम है इसके अंदर की एयर की मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है, या फिर ये एयर कॉलम में कोई चेंज आता है, उस डेंसिटी में कोई चेंज आता है, उसमें से मॉलिक्यूल्स कम ज्यादा होते हैं, ना कि टेम्परेचर की वजह से। जब सन जो है हमारी इस एयर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हीट करता है, तो ये एयर एक्सपैंड करती है। प्लीज नोट दैट कि वो एयर एक्सपैंड हो रही है, उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। पहले भी एयर उतनी ही थी जितनी अभी भी है। इट इज द सेम एयर बट ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस। यहीं पर एटमॉस्फेरिक टाइड्स का रोल आ जाता है। जो हमारा सन है वो सिर्फ इस एयर को या अर्थ की सरफेस को हीट नहीं कर रहा है, वो ओजोन लेयर को भी हीट कर रहा होता है। तो ओजोन लेयर जो है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है नीचे की तरफ, और जो अर्थ है वो नीचे से ऊपर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स जो है एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं और ऐसे वेव्स फॉर्म हो रही हैं। इसी की वजह से इसमें कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन इन वेव्स का आपस में होता रहता है, और हमारे पास ये पीक्स और कर्व्स आते हैं। और यही जो हीटिंग है ये रिदमिक भी है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है साथ साथ रोटेट भी कर रही है। आई नो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इस पार्ट को आप 2-3 बार रिपीट पर देखो, इट विल ऑल मेक सेंस टू यू आफ्टर रीडिंग इट 2 to 3 टाइम्स। तो जैसे ही ये ऊपर की लेयर नीचे की लेयर आपस में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, बहुत अनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट होता है इन कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन की वजह से। तो क्या होगा कि जब ये प्रेशर दोनों का कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, दोनों ऊपर के और नीचे की वेव्स आपस में उन मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेंगी, तो अब ये प्रेशर नीचे वापस से जाना चाहेगा, और तब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा फील होगा उस टाइम में। और वहीं जब ये एक्सपैंड कर रही होगी तो एयर मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर जाना चाहेंगे, वो उतने डेंस नहीं रहेंगे, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर है हमें हल्का सा रिलीव महसूस होगा। हमें ये इतना पर्सनली महसूस नहीं हो पाता क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, जितना अभी मैं आपको एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, बट हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इतना भी डिफरेंस उसको फील कर पाते हैं। एंड फ्लाइंग में जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जा रहे हैं तो ये फैक्टर्स बहुत बड़े हो जाएंगे काउंट करने के लिए फर्दर चीज़ों को। यही वो चीज़ है जो हमारा बैरोमीटर रीड करता है। इन्हीं वेव्स की वजह से जो एंटायर एयर कॉलम है इसकी हाइट कम ज़्यादा हो रही है, इसका प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा होता है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। रही बात सुबह 4 बजे की, हाँ टेम्परेचर कम है, हाँ एयर डेंस ज़्यादा है इस समय, पर जो एटमॉस्फेरिक टाइड है वो अपने मिनिमम पे होती है। इसका मतलब जो प्रेशर वेव है उसने जो ऊपर की एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्लाइटली रिड्यूस कर दिया है उस पर्टिकुलर एरिया पे उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। टेम्परेचर भी इनडायरेक्टली आप देखो तो एक फैक्टर ही है, बट सिर्फ टेम्परेचर एक फैक्टर नहीं है। हमें हमेशा याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे ऊपर लगने वाले एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और उनकी डेंसिटी और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस वो टेम्परेचर डिफाइन कर रहा है। तो जो टेम्परेचर का फैक्टर है और जो इस मॉलिक्यूल इन एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी का फैक्टर है, इन दोनों के बीच में कुछ 3 घंटे का लगभग फेज डिफरेंस आता है कि जब तक ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तब तक टेम्परेचर 3 घंटा उनसे आगे पीछे है। तो अगर आप ग्राफ में वापस जाके देखो तो 4 बजे तक जो टेम्परेचर था वो कम हो गया, पर प्रेशर अभी भी फॉलो कर रहा है, प्रेशर अभी भी डिप करना चाह रहा है। अब जब टेम्परेचर हीट अप करना चाह रहा है एयर को आसपास, तो धीरे धीरे अब प्रेशर उसको फॉलो कर रहा है। फिर हमारा पीक आता है 10 बजे के आसपास। फिर अब वो उल्टा होता है क्योंकि अब जो है हीट थोड़ी थोड़ी कम होने लग रही है, तो प्रेशर उसको धीरे धीरे फॉलो कर रहा है। तो इसके बीच में ऑलमोस्ट 3 घंटे का डिफरेंस है। आप ये चीज़ फैक्ट बुक में एक बार रीड भी कर लेना, आपको 3 घंटे उसमें मिल जाएगा बुक में। तो ये बिल्कुल एक साथ सिंक्रोनस नहीं है, उसके बीच में फेज डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें ये ग्राफ मिलता है। तो आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स चीज़ बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं इन द कमेंट्स। तो मैंने ये वाला स्पेस आपके लिए एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
आप इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में प्लीज़ एक बार ज़रूर लिखना, एंड इफ़ यू डू नीड हेल्प विद दिस प्लीज़ लेट मी नो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं बुक में। ये सेकंड सेक्शन है ऑफ द चैप्टर। तो इसमें अब हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो प्रेशर इज मेजर्ड एक्यूरेटली बाय अ मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो ये आपने स्कूल में भी देखा होगा कि इस तरीके का कुछ सेटअप होता है जिसमें हमारे पास एक रिजर्वॉयर है जिसमें मर्करी भरी रहती है। जब इस मर्करी के सेटअप के अंदर हम इस ट्यूब के उल्टा करके डालते हैं तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ये इस मर्करी के कॉलम के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इस वजह से ये जगह ढूंढेगी कहीं और शिफ्ट करने की इस प्रेशर को, तो वो इसके अंदर एंटर कर जाएगी ट्यूब के अंदर। तो ये कुछ हाइट अटेन करेगी। अगर तो हम मीन सी लेवल पर हैं तो ये हाइट कॉरस्पॉन्ड कर रही थी 76 सेंटीमीटर या 760 या फिर 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी, जो हमने शुरुआत में भी चैप्टर के पढ़ा था। ओके, तो ये सेटअप है हमारा मरकरी बैरोमीटर। पर क्या प्रेशर अगर हमें फाइंड करना है तो हम इतना बल्कि सेटअप लेके घूमेंगे? वो पॉसिबल नहीं है। इस सेटअप की खासियत ये है कि ये बहुत एक्यूरेट होता है पर ये बल्कि भी बहुत है। इट इज़ नॉट फीजिबल कि हम इतना बड़ा सेटअप लेके, एंड मरकरी इज़ नॉट वेरी इजी टू हैंडल, उसको हम इधर उधर लेके घूमें। हेंस हमें एक एनोरॉइड बैरोमीटर की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। ओके, तो हम पढ़ भी लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द हाइट ऑफ मरकरी। इट इज मोर एक्यूरेट बट बल्कि। एनोरॉइड बैरोमीटर इज वाइडली यूज्ड ड्यू टू इज ईज ऑफ हैंडलिंग बट इट इज लेस एक्यूरेट। तो यहाँ पे हमें ऑल्दो एक्यूरेसी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, बट यू कैन सी कि ये कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है और कितना ज़्यादा छोटा है हमारे मर्करी बैरोमीटर के सेटअप से। ओके, ऑल्टीमीटर इज एन एनोरॉइड बैरोमीटर, यानी जो हम एयरक्राफ्ट में यूज़ कर रहे हैं ऑल्टीमीटर, वो हमारा एक एनोरॉइड बैरोमीटर का ही टाइप है। ओके, अगर किसी केसेस में हमको कंटिन्यूस प्रेशर की रीडिंग चाहिए तो हम बैरोग्राफ यूज़ करते हैं। तो ये बैरोग्राफ यू कैन सी इस टाइप का कुछ होता है। इसमें आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही कॉइल के ऊपर लगती है तो वो प्रेशर वेव्स ऐसे यहाँ पे नोट करता रहता है। ये ऐसे डिस्क घूमती रहती है रिकॉर्डिंग पेपर जो है। ओके, एक नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टीमीटर करेक्शन। इसको डी वैल्यू या ऑल्टीकोर वैल्यू कहते हैं। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है पर मुझे इतने क्वेश्चन इसके मिले नहीं हैं। एक आध क्वेश्चन आपको कहीं इधर उधर दिख जाएंगे, बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब इजी चीज़ है। एक बार आप पढ़ लो, इसको समझने लाइक कुछ ऐसा खास है नहीं, मैं स्टिल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे एनोरॉइड बैरोमीटर थे हमने जो देखा था कि इसमें डिफरेंस आ जाता है एक्चुअल रीडिंग और जो रीडिंग ये शो कर रहा है, जो एरर है, बस उसको फिक्स करने के लिए हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो ऑल्टी कोर जो है वो इंडिकेटेड वैल्यू जो हमारा दिखा रहा है और ट्रू एल्टीट्यूड जो हमें पता है उसको डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। और जो डी वैल्यू है वो ट्रू एल्टीट्यूड और इंडिकेटेड वैल्यू को सबट्रैक्ट करके मिल जाएगा। और ये डिक्रीज कर रही है व्हेन एयरप्लेन फ्लाइज फ्रॉम हाई टू लो। ओके, ये बस फैक्चुअल चीज़ें ही हैं दोस्त, इनको बस आप याद कर लो, वैन इसमें कुछ खास ऐसा इतना है नहीं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, कॉन्टूर्स एंड थिकनेस। तो कॉन्टूर्स यहाँ पे नई चीज़ आपको मिलेगी। कॉन्टूर्स और थिकनेस को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा आइसोबार रिवाइज कर लेना पड़ेगा। आइसोबार्स हमने अभी भी पढ़ा था, दे आर लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर। कॉन्टूर्स भी जो है वो सिमिलर हैं आइसोबार्स की तरह ही। जहाँ हमने आइसोबार में पढ़ा था कि अगर लेट्स से हमारे पास कोई प्रेशर वैल्यू है कि लेट्स से 800 हेक्टोपास्कल, तो जो 800 हेक्टोपास्कल का ये जो प्रेशर है ये हमें अचीव करना हो अगर वार्मर एयर मास में, तो हमें ज़्यादा हाइट कवर करनी पड़ेगी रैदर देन कोल्डर एयर मास, क्योंकि कोल्डर एयर मास में फॉल ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इन हायर एयर मास। तो जहाँ आइसोबार था लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, तो वही कॉन्टोर्स जो है वो है लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट। ओके, कॉन्टोर्स जो है वो आपको ये बताते हैं हाउ हाई यू आर। आइसोबार्स आपको बताते हैं कि वहाँ पर प्रेशर कितना है। यहाँ पर हम इस चीज़ को थोड़ा और देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। जो ब्लू वाली लाइन है वहाँ पर जो एयर मास है वो कोल्डर है, और रेड वाली लाइन की तरफ वो एयर मास जो है वार्मर है। मैं नोट भी कर देता हूँ इस चीज़ पे, यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे वार्म है। ओके, तो अगर तो मेरे पास लेट्स से इस जगह पर 1000 हेक्टोपास्कल का प्रेशर है, और वही अगर ये कोल्डर एयर मास था तो वो मेरे पास नीचे आ जाएगा हाइट में। तो अब अगर मुझे इस प्रेशर को, इस प्रेशर की वैल्यू से, यहाँ पे हम दूसरे कलर का यूज़ करते हैं, अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर ये हमारा आइसोबार आ जाएगा, और ये हमारी उस हाइट को डिनोट कर रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमारा प्रेशर जो है 900 हेक्टोपास्कल है, तो सेम प्रेशर यहाँ पर दूसरी हाइट पे ऑब्जर्व होगा, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पर जो हाइट कॉरस्पॉन्ड करेगा वो दूसरी होगी।
और ये जो हमारी लाइंस हैं ये हमारी जो हाइट डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे एक्स हाइट है और यहाँ पे वाई हाइट है। ओके, तो ये जो लाइंस हैं डॉटेड ये हमारी कॉन्टोर्स हो गई। अब अगर आप ध्यान दें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी वेरी करेगा एक फैक्टर पे जो हम अभी आगे स्टडी करते हैं। इस चीज़ को हम टी से डिनोट करते हैं। ये होती है हमारी लेयर की थिकनेस। यानी अगर मेरे पास ये दो हाइट्स हैं, यहाँ पे 900 हेक्टोपास्कल का प्रेशर था और यहाँ पे वार्मर में यहाँ जो डिस्टेंस है इन लेयर के बीच का ये होती है हमारी थिकनेस ऑफ द लेयर। ओके, ये लेयर डिपेंड करती है कि इसके बीच की जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है। तो अगर ये 1000 वाली जो हमारे पास लेयर्स थी इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 वाली के जो बीच की लेयर की थिकनेस है वो कम है रादर देन जो 1000 वाली है ये। तो ये जो बीच की हाइट है इसी को हम थिकनेस ऑफ लेयर कहते हैं। तो T2 जो है वो ज़्यादा है T1 से। ओके, यानी लेयर जितनी ज़्यादा गर्म होगी एयर उसकी उतनी ज़्यादा एक्सपैंड करेगी और ये एक्सपेंशन की वजह से लेयर की थिकनेस जो है वो चेंज करती है। बहुत ईजी, बहुत सिंपल चीज़ है। बुक में आपको ये चीज़ मिल जाएगी लिखी हुई कि लो थिकनेस अकर व्हेन द मीन टेम्परेचर ऑफ द एयर इज लो एंड हाई थिकनेस विल अकर व्हेन द मीन टेम्परेचर ऑफ द लेयर इज हायर। ओके, तो अब हम प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो है हॉरिजॉन्टल रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स डायरेक्टेड फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। तो मैं समझा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या देखा कि एक तरफ जो हमारा कोल्डर एयर मास था और एक तरफ जो हमारा वार्मर एयर मास था, हम इसको आइसोबार से ज्वाइन करके इन लाइन से डिनोट कर रहे थे। पर अब अगर आप देखो कि अगर तो ये प्रेशर वैल्यूज बहुत पास पास हो जाते हैं, जैसे इस केस में मैंने किया कि जहाँ ये कोल्डर एयर मास था और ये वार्मर एयर मास था, पर इनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है अगर थोड़ा कम रहे, मतलब इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, तो ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेंगी हाइट में एक दूसरे से। ओके, तो ये जो एंगल है इस स्लोप का ये कम हो जाएगा। ये स्लोप अगर आप यहाँ देखें और यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा थीटा यहाँ पर बनेगा और जो थीटा हमारे यहाँ पर बनेगा, यू कैन सी दैट कि ये एंगल कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गया है। कि ये जो थीटा हमारे यहाँ बनेगा कंपैरेटिवली जो यहाँ बन रहा है, लेट्स से ये थीटा 2 है एंड ये थीटा 1 है, तो जो थीटा 1 है वुड बी हायर देन थीटा 2। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कोल्डर एयर मास है और वार्मर एयर मास है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस केस में। तो अगर हमें इसमें प्रेशर ग्रेडियंट अपना फाइंड करना है तो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। ये परपेंडिकुलर लाइन मेरी प्रेशर ग्रेडियंट डिनोट करती है। इसको आप प्रेशर ग्रेडियंट से डिनोट कर सकते हैं। और यहीं पे जो ये लाइन होगी मेरी, इसका यू कैन सी जब ये परपेंडिकुलर है इसका स्लोप की वजह से एंगल अलग आएगा। ओके, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हमारी प्रेशर ग्रेडियंट हो गई। अब ये बात भी समझनी इजी हो गई यहाँ से कि जो रेट ऑफ फॉल ऑफ प्रेशर है वो ज़्यादा होगा अगर तो हमारे जो आइसोबार्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आइसोबार्स हमारे वो काफ़ी पास हैं इन कंपैरिजन टू ये वाला जो डिस्टेंस है काफ़ी छोटा है इस वाले डिस्टेंस से, क्योंकि जो आइसोबार्स हैं एक दूसरे के काफ़ी पास हैं। तो अगर आपको और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप खुद को यहाँ पर इमेजिन करो। यहाँ पे अगर आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो तो आप जैसे जैसे लेयर्स में ऊपर जा रहे हो आपको डिफरेंस इस जगह पे फील हुआ पहला, फिर आप और ऊपर जा रहे हो तो आपको अब डिफरेंस फील हुआ अगला इस पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें जहाँ पे वैल्यूज आइसोबार्स की बहुत पास थी, पहला डिफरेंस आपको इतनी हाइट पे मिल गया, फिर अगला इस हाइट पे मिल गया, अगला इस हाइट पे मिल गया। तो यानी कम हाइट पे हमें ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट देखने को ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, तो यानी जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा हमको फोर्स फील होगी, और ये फोर्स वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। वही चीज़ हमने यहाँ पे देखो लिखी हुई है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ प्रेशर इज मोर इफ आइसोबार्स आर क्लोजर टू ईच अदर, मोर द प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेटर वुड बी द फोर्स। तो अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो का होने वाला है, प्रेशर टेंडेंसी एंड आइसोबार्स। तो अगेन बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है, इसको बस आप बाय हार्ट पढ़ लो, इससे कुछ इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेगा। थियोरेटिकल चीज़ है कि जो प्रेशर टेंडेंसी होती है वो है चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
और यहाँ पे जो नई एक टर्म आई है वो है आइसोलोबार्स। आइसोलोबार्स होती हैं लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर चेंज। जो आइसोबार्स थी वो थी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, लेकिन आइसोलोबार्स हैं लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर चेंज। तो इस टर्म का आपको ध्यान देना है। दे इंडिकेट एरियाज ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग प्रेशर टेंडेंसी। ओके, आइसोबारिक लो और आइसोबारिक हाई अगेन बहुत फैक्चुअल चीज़ है कि रीजन ऑफ ग्रेटेस्ट फॉल एनक्लोज्ड इन आइसोलोबार्स, और यहाँ पे रीजन ऑफ हाईएस्ट राइज एनक्लोज्ड बाय आइसोलोबार्स। अगेन ये चीज़ हम फ्यूचर वाले चैप्टर्स में भी देखने वाले हैं, चार्ट्स में और अच्छे से समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। फिलहाल के लिए आपको बस ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। सो विद दिस हमने इस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई नो काफ़ी थियोरेटिकल काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें थी इसमें, नहीं भी थी, बट आप 2-3 बार इन लेक्चर्स को प्लीज़ देखें, आप बुक से पढ़ें, अपने खुद के नोट्स भी बनाएं, एंड देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इजीली ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी क्वेश्चंस है आपके, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स, मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए इन लेक्चर्स पे, एंड मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुत सारे अगले चैप्टर्स भी लाने वाला हूँ। वेट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारे अब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी काफ़ी अच्छा पार्ट है इस चैप्टर का, एंड देन हम धीरे धीरे इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।